आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के लेक्चर में। और ये कंसाइज नोट सीरीज़ होने वाली है, ठीक है। स्टूडेंट्स ने कमेंट करा था कि हमें एग्ज़ाम से पहले बढ़िया लेक्चर चाहिए, तो इसी के रिगार्डिंग ये लेक्चर्स आ रहे हैं। ये पूरी वीडियो में मैं पूरा 1 ब्लॉक कंप्लीट कराने वाला हूँ, तो वीडियो में जुड़े रहना। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, आई थिंक 2 घंटे 2.5 घंटे कुछ लग जाएंगे या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। अगर आप 3 घंटे अगर आराम से बैठे तो पूरा ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो आप इसे स्प्लिट करके भी देख सकते हैं। ये आपको केमिस्ट्री का एग्ज़ाम से पहले ही 1-2 हफ्ते पहले ही मैं आपको ये सीरीज़ करा रहा हूँ। तो इसमें हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वो सिस्टम पार्ट है एक यूनिवर्स का। यूनिवर्स किससे बना है? सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना है। होमोजीनियस सिस्टम क्या है? जो कि यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है, मतलब एक ही तरह के होते हैं। हेट्रोजीनियस में मिक्सचर होते हैं होमोजीनियस के, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम जो हमेशा सेपरेट रहते हैं सराउंडिंग से बाय बाउंड्री। ओपन सिस्टम क्या होते हैं? जिसमें एनर्जी और मैटर का दोनों का एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम में एनर्जी का ही एक्सचेंज होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों का एक्सचेंज नहीं होता। फिर बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम की, जो डिफ़ाइन करता है स्टेट ऑफ सिस्टम को। और ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, इन्हीं को हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। और इन्हीं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं। ऐसे ये डिपेंड करते हैं दिए हुए स्टेट ऑफ सिस्टम पे, स्टेट वेरिएबल। और ये मतलब डिपेंड करते हैं, अगर ये अदर वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं तो इनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। बाकी अगर ये डिपेंडेंट ही रहते हैं तो इन्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक सा है। ये मैंने तीसरी बार में ही आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस बार इसका एग्ज़ाम मेरे ख्याल से थोड़ा मॉडरेट है, तो उससे रिगार्डिंग हमें करना होगा। फिर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV = NRT। इसमें हमें वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला निकालना था, तो वॉल्यूम के लिए निकालेंगे तो NRT/P आ जाएगा। वॉल्यूम डिपेंड करती है हमारे अमाउंट ऑफ N कितने लग रही है आइडियल गैस, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है। प्रेशर से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव वेरिएबल वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ सिस्टम पे, जो कि मास पे डिपेंड करते हैं, यानी कि डेंसिटी। इंटेंसिव मास पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसका एग्जांपल टेम्परेचर, वॉल्यूम और उसी का मास वगैरह मान लीजिए, ठीक है। तो रेशो ऑफ एक्सटेंसिव वेरिएबल, रेशो ऑफ एक्सटेंसिव वेरिएबल टू द मास ऑफ द सिस्टम। जो भी रेशो रहेगा एक्सटेंसिव वेरिएबल का, जो भी रेशो आएगा, ठीक है, A/C की रेशो में अपॉन में, तो पर प्रॉपर्टी पर यूनिट एरिया में, उसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कहेंगे। और इसका एग्जांपल बहुत ही स्पेसिफिक होगा, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम। देन द रेशो ऑफ एक्सटेंसिव वेरिएबल है टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस इन द सिस्टम। प्रॉपर्टी पर मोल की बात करी गई है, तो मोलर प्रॉपर्टी की ही बात हो रही है। ये पूरी डिफाइन मोलर प्रॉपर्टी के लिए है। एंड इधर में थोड़ा बहुत मैंने कट कर रखा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा नोट्स जो है कंसाइज वे में बनाने के चक्कर में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है। बाकी जो भी इसमें लिखा है वो सही लिखा है, कोई भी इनकरेक्ट चीज़ें नहीं लिखी है। जो इनकरेक्ट थी वो इसमें पहले से ही कटेड डाउन है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल का आप लोगों ने रेशियो देखा कि वो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के साथ जब डिपेंड करता है तो उसे मोलर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद में थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब स्टेट के अंदर चेंज करता है तो हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो रही है। मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम परफॉर्म कराते हैं, कैसे कराते हैं? उसके बाद जब स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, तो उसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए, अब ये पहला केस आता है,
आपका इस सीरीज़ का। ये केसेस ध्यान से सुनना, इन्हीं से आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले केस और एक्सपेरिमेंट की। सपोज़ मान लीजिए हमने 150 ग्राम डिस्टिल वाटर लिया है, ठीक है। 150 ग्राम या 150 कितने मान लीजिए इसकी फॉर्म में, ठीक है। इधर पे लिया हमने डिस्टिल वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इन बीकर। इसको हमने जब तक हीट करा है जब तक ये 50 डिग्री सेल्सियस तक का ना हो जाए, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर हो जाए तब तक हमने इसे हीट करा है। तो हमने देखा ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। मतलब ये हीट कर रहा है तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। सिस्टम उसमें जाता है कि इसमें एक्सचेंज हो रहा है मैटर का और एनर्जी भी हो रही है सराउंडिंग के साथ। तो ये हमारा हम ओपन बीकर में कर रहे हैं, तो इसमें मैटर का भी एक्सचेंज होगा और एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा। दूसरी तरफ में थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हमसे ये कहती है और चेंज इन स्टेट इज़ डिफाइंड करती है, क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सिस्टम का अलग अलग होएगा, दोनों का अलग अलग डिफरेंसेस हमें शो होंगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में। तो इसलिए हम इनिशियल और फाइनल कंडीशन हमारे पास में आ जाती है इधर पर। इसके बाद में इधर पे इनिशियल दे रखा ये प्रेशर अभी हमें गिवन नहीं था, तो हमने पी ले लिया। 150 ग्राम मास है, 20 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है, तो ये हमें गिवन था इनिशियल पे। एंड फाइनल में हमारा टेम्परेचर राइज हो गया। तो हमने माना कि जो मतलब हमारा हमने अज्यूम करा कि कोई भी वाटर का लॉस नहीं हुआ हमारा बीकर के अंदर इवापोरेशन के दौरान भी। तो दोनों मतलब जो भी हमारा वाटर का जो भी मास है वो बराबर है, बस टेम्परेचर कम हुआ है। तो टेम्परेचर हमारा चेंज हुआ है, वॉल्यूम और प्रेशर चेंज नहीं हुए, ऐसा इस केस का मानना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए स्टेट हमारी वापस से इनिशियल पे आती है, फाइनल से होकर स्टेट हमारे इनिशियल पे आती है, वो भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, तो उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। फिर आइसोथर्मल की बात करते हैं। आइसोथर्मल एक प्रोसेस का नाम है। आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर पाई जाती है, इक्विलिब्रियम कराती है आइसोथर्मल, वो भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, यानी कि बॉर्डर लाइन पे, ठीक है। ये सिस्टम हो गया, ये सराउंडिंग हो गया, इन दोनों के बॉर्डर लाइन पे ये एकर होता है आइसोथर्मल, ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और ये अपना काम कर सके, ठीक है। अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है 1 मोल ऑफ आइस को वाटर के अंदर एट मेल्टिंग पॉइंट इतने पे, ठीक है। अब आपने आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, मेल्ट वगैरह होगा, तो उसके लिए आपका टेम्परेचर तो क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आपने टेम्परेचर के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करी, टेम्परेचर अपने आप ही हुआ है जो हुआ है। मतलब इसका जैसे मान लीजिए आपने आइस का करा है, आइस के वाटर में होगा तो हमारा थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी फैलेगा, ठीक है, मेल्ट डाउन होगा, तो इस वजह से उसके प्रेशर और वॉल्यूम पे भी फ़र्क पड़ेगा। और टेम्परेचर हमारा हमने इंक्रीज़ तो करा नहीं है, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड डिक्रीज़ तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि डिक्रीज़ एक ही बार में तो हो ही जाएगा। वो अगर आइस से मेल्ट होकर पानी में जा रहा है वो, तो टेम्परेचर उसका सेम ही रहेगा। हाँ, फर्दर फ्रिक्वेंटली थोड़ा टाइम लेने के बाद टेम्परेचर भी अपना चेंज हो जाएगा। इसके बाद में एडियाबैटिक की बात करते हैं। इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लग रही इसमें, एज अ हीट की फॉर्म में, जो एंटर कर सके सिस्टम के अंदर और एग्जिट कर सके सिस्टम के अंदर से। तो जो प्रोसेस एकर हो रही है ना सिस्टम पे, वो इंसुलेटेड है एंड जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम में, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं हम कि जो मतलब हमारा टेम्परेचर इसमें चेंज हो रहा है और कोई भी एनर्जीज वगैरह इसमें नहीं लग रही है, इंसुलेटेड फॉर्म में इसका फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये डेल्टा टी चेंज हो रहा है टेम्परेचर, ठीक है। PVY कांस्टेंट, ठीक है, एक लूप सा क्रिएट कर रहा है इधर पे, ठीक है। एनर्जी वगैरह ना तो अंदर जा रही है ना बाहर से अंदर आ रही है, तो आइसोलेटेड टाइप हो गया ये, इससे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। इसके बाद में आइसोबारिक प्रोसेस या आइसोपेस्टिक प्रोसेस की बात करते हैं। इसमें प्रेशर चेंज नहीं होता, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए हम वाटर को हीट करते हैं ओपन वेसल में, मतलब ओपन वेसल है,
वाटर को हीट कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, एक्सपेंशन करते हैं गैस सिलेंडर फिटेड का विद मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन से, ठीक है। मतलब मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन से करेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये मासलेस फ्रिक्शनलेस, ठीक है। ये कंप्रेस करेगा तो मासलेस फ्रिक्शनलेस सिलेंडर एक्सपेंशन भी फिट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो दोनों ही केसेस में जो प्रेशर होगा ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ना कि अलग अलग होगा, दोनों ही केसेस में बराबर होगा। अब वो बराबर कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब प्रेशर इसमें पूरी प्रोसेस में क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है, क्योंकि मास लेस है और फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन यानी कि हमारा क्या कहते हैं, फ्रिक्शन में रुकावटें बनती है, तो रुकावटें इसमें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्लिपरी टाइप है ये, तो इसमें प्रेशर का तो कुछ बनता ही नहीं है काम। तो जो प्रेशर है ना, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाहर से फोर्स लग के आएगी उतना ही ये पिस्टन, उतना ही ये मान लेगा, उतना ही ये मतलब पुश हो जाएगा, पुल हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, ग्राफ भी मैंने साथ के साथ ड्रॉ करे हैं मिनिमाइज वे में, ठीक है। इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम का सबका ग्राफ सेम बनेगा, बस बीच का जो डायग्राम है स्लोप वगैरह वो अलग बनेगा। फिर आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस की बात करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक से समझ गए होगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लो कंबक्शन होता है सब्सटेंस का इन बोम कैलोरीमीटर। बोम कैलोरीमीटर जिसने देखा है वो कमेंट करके बताएंगे और बताएंगे कि बोम कैलोरीमीटर काम क्या करता है, ठीक है। कंबक्शन ऑफ सब्सटेंस इन बोम कैलोरीमीटर होता है, ठीक है। मतलब इसमें एक तरीके से ना वॉल्यूम वगैरह सेम रहती है, बट इसमें ना प्रेशर और अपना क्या कहते हैं टेम्परेचर वगैरह चेंज वगैरह होता रहता है, ठीक है। कैलोरीमीटर से सबने यूज़ करा होगा। तो वॉल्यूम तो एक ही रहती है, टेस्ट ट्यूब वगैरह में जब हम रखते हैं उसके रीडिंग वगैरह लेने के लिए वॉल्यूम सेम रहती है, बस हमारा टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ये चारों प्रोसेस सबको क्लियर है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वापस से रिवाइंड करके देखें, नहीं तो कमेंट में फटाफट से पूछें, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, और ध्यान रहे ये कोई लाइव लेक्चर नहीं है, कभी सोचो कि कमेंट करोगे तो तुरंत आंसर मिलेगा। बट मैं ट्राई करूँगा कि जब ये लेक्चर मैं एज अ प्रीमियर डालूँ तो मैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन में अवेलेबल रहूँ, ठीक है। वर्क की बात करते हैं अब, ठीक है। वहाँ तक सबको क्लियर है थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या था, क्या होता है और क्यों होता है। वर्क, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है वर्क में। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू एस। एस क्या है, फोर्स, एस से हमारा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एफ है फोर्स, ठीक है। फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक और केस की बात आ रही है, ठीक है, जिससे हमें वर्क पूरी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में। अ पर्सन स्लोज इट डाउन बाय अप्लाइंग फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मोशन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। फिर एक पर्सन है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अपोजिट में, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगी और इक्वल हो जाएगी अमाउंट ऑफ एनर्जी के जो ट्रांसफ़र हो रही है ना, ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना वो पर्सन तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जब हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का जो वर्क डन है वो पर्सन पे हमारा शो होएगा। तो ये जो भी हमारा इसमें वर्क हुआ नेटवर्क, वो नेगेटिव शो होएगा, क्योंकि हमारा काम तो कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा वो अपोजिट में जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, नीचे पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि फोर्स लगा रहा है ना वो, तो पीछे की तरफ जा रहा है, तो हमारा काम नेगेटिव में चले जाएगा कि काम तो हुआ नहीं, ऊपर से और बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद में अगली बात करते हैं, जब एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होगी, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र होगी या ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र होगी, तो बाय मींस फोर्स एक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करेगी। जब फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी, पर्सन पे नहीं, ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी फोर्स, मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए या इसको पीछे करने के लिए, तो हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद में इफ़ एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होती है टू ऑब्जेक्ट
एनर्जी हमारी ऑब्जेक्ट की तरफ में जाती है तो एनर्जी इंक्रीज़ होगी। नेगेटिव वे में क्या है, ऑब्जेक्ट से अगर तुमने एनर्जी ही खींच ली तो हमारा क्या एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूँ, फटाफट से क्या कहते हैं, अपना जो भी फ्रेंड्स वगैरह जो ज्वाइन नहीं करे वीडियो को, उनको लिंक वगैरह शेयर कर दो ताकि मैं बढ़िया तरीके से उनको भी समझा दूँ, क्योंकि बार बार लेक्चर बनाने में ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैनेज करूँ कि एक बार डाल देता हूँ लेक्चर, फिर टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊँ। ठीक है, जिससे तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सेकंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, मतलब सेकंड नहीं हो, टू है, दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। या तो वर्क हमारा बाउंड्री सिस्टम की जो भी बाउंड्री होगी उस पर लाई करेगा, वर्क काम उस पर करेगा, बाउंड्री लेवल जैसी बाउंड्री है इस पर काम करेगा, या तो नहीं तो वर्क हमारा जब काम करेगा जब हमारी सिस्टम की स्टेट चेंज होगी। जैसे मान लीजिए हमारे ये सिस्टम है, ये वन स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो जब हमारा वर्क काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। वर्क के ऐसा यूनिट क्या है सर, जूल है। ठीक है, एक जूल में कितने नैनोमीटर होते हैं, एक होते हैं सर। ठीक है, यहाँ से फटाफट से नोट वगैरह सबने कर लिया। अगर किसी को नोट्स बनाने हैं तो बना सकते हो अभी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है आई थिंक सो 2 वीक्स का या 1 वीक का, इतना मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि अभी डेट्स वगैरह नहीं आई है। ठीक है, तो फटाफट से तुम लोग देख लेना कि क्या है। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है, मान के चलो अगर तुम्हारे पास 20 डेज़ तक का टाइम है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि नोट्स बना लो। ठीक है, रिवाइज़ करने में आसानी होगी। इसको नोट कर लेना अगर इम्पोर्टेंट लगे तो, नहीं तो बुकलेट से कर लेना। ठीक है, इसके बाद में हीट की बात करते हैं हम। हीट क्या है, अनदर टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक है, मान लीजिए सपोज़ कीजिए अभी हमारा थर्ड केस आ रहा है इस चैप्टर का, और ध्यान से सुनना। ठीक है, यूनिट 1 का है। मान लीजिए हमने दो बॉडीज़ ली है अलग अलग टेम्परेचर की, ये दो बॉडीज़ ली है अलग अलग टेम्परेचर की, एक थोड़ी गर्म है एक थोड़ी कूल है। ठीक है, लाइट वेट की है। ठीक है, एंड ब्रिंग देम इन थर्मल कॉन्टैक्ट, इन दोनों को हमने थर्मल कॉन्टैक्ट में रख दिया, मतलब टेम्परेचर के आगे रख दिया। ठीक है, थर्मल कॉन्टैक्ट पर रख दिया दोनों को। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ से रेज वगैरह आ रही है, इसके कॉन्टैक्ट पे इन दोनों को रख दिया। ठीक है, विद ईच अदर, एक दूसरे को। फिर हम इसमें देखते क्या है, व्हाट वी ऑब्जर्व, क्या सोचा है तुमने कि हम इसमें क्या देखते हैं। इनको हमने रख तो दिया थर्मल कॉन्टैक्ट में, अब इन दोनों बॉडीज़ में क्या चेंज हो रहा है, क्या देखेंगे हम, अब वो भी बताइए सर। इतना थोड़ा पढ़ाया है आपने तो इतना तो बताइए। तो हमारा कॉमन सेंस हमसे कहता है, ठीक है, बुक में यही लिखा है, आवर कॉमन सेंस टेल्स अस दैट देयर विल बी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर वन। मतलब ये कहते हैं ना कि एनर्जी का ट्रांसफ़र जब ही अच्छा लगता है जब कोई बड़ा आदमी अपनी एनर्जी छोटे आदमी को प्रदान करे। मतलब एक बड़ा आदमी, मतलब एक मान लीजिए एक बिग मैन, एक रिचर मैन एक पुअर मैन की हेल्प करता है, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हमें बढ़िया लगता है कि एनर्जी बढ़िया जगह यूज़ हुई है, नेगेटिव नहीं हुई, पॉजिटिव में यूज़ हुई है। तो कॉमन सेंस भी यही कहता है कि द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर वन। अब वो एक साइंस फैक्ट भी है। जैसे मान लीजिए हॉटर को आपने रख दिया कुछ समय के लिए, अब हॉटर में होगा क्या कि उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होएगा। अब कभी ना कभी तो कम होएगा ही, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होएगा। एंड कूलर वन का ये है, इसका कभी तो टेम्परेचर, मतलब मान लीजिए हॉटर का टेम्परेचर कम होएगा और कोल्ड का टेम्परेचर कम तो है ही, इसका कभी भी बढ़ भी सकता है। ऑटम समर टाइम में इसका कभी बढ़ भी सकता है, और इसका कभी इसका भी कभी बढ़ सकता है टेम्परेचर समर टाइम में, और इसका डिक्रीज़ कर सकता है। मतलब दोनों का टेम्परेचर कभी ना कभी ऊपर नीचे तो होगा ही, तो इसलिए चेंज तो होगा ही फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम ऐड करें 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस पे,
तो उसके बाद में हम जो हमारा जो फाइनल स्टेट आती है ना, वो 60 डिग्री सेल्सियस पे हम बनाते हैं बीकर में। तो हम दोनों को मिक्स करते हैं और दोनों का टेम्परेचर देखते हैं कि मिक्स करने के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या आ रहा है। तो टेम्परेचर देखने के बाद हमें पता लगता है कि ये कुछ 40-45 के समथिंग 40-45 के समथिंग ये हमारा टेम्परेचर हमें शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। बाद में जो ये डिक्रीज़ हो रहा है ना एनर्जी का ऑफ हॉट, एनर्जी जो हीट का है वो डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि वो कूलर में ट्रांसफ़र कर रहा है और गेन कर रहा है कोल्ड वन। ठीक है, और टेम्परेचर जो हमारा डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हमारी हीट लॉस हो रही है फ्रॉम मिक्सर टू सराउंडिंग, मिक्सर से सराउंडिंग में जा रही है हीट, तो ये हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है इस प्रोसेस में। ठीक है, और ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र को जो भी हो रहा है टेम्परेचर अलग अलग होने से, फाइनल माइनस इनिशियल पॉसिबिलिटी होने से, उसे हम हीट फ्लो या हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, हीट फ्लो या हीट ट्रांसफ़र, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम टेम्परेचर डिफरेंसेस इज़ कॉल्ड हीट फ्लो और हीट ट्रांसफ़र। हीट इज इक्वल्स टू में क्यू। ठीक है, हीट की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इससे हम डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? वेट अ सेकेंड, अगर इसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन से ही तुम बता पाओगे कि हीट है क्या। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि मैंने शुरू में बताया कि एनर्जी का एक फॉर्म है जिसमें एक्सचेंज हो रहा है, बाउंड्री की तरफ पे एक्सचेंज हो रहा है, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा है अलग अलग टेम्परेचर में, और फ्लो कर रहा है फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट एंड कोज कर रहा है चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम, इज़ कॉल्ड हीट। क्या हो रहा है? एनर्जी का फॉर्म है एक, एक्सचेंज कर रहा है बाउंड्री पे सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, टेम्परेचर जब अलग अलग होता है, और फ्लो कर रहा है ये हायर टू लोअर लेवल में। जैसे हमारा क्या कहते हैं, ओस्मोसिस सुना है किसी ने? ओस्मोसिस, उसमें होता है ना हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, वैसे ही समझ लो हायर लेवल टू लोअर लेवल टेम्परेचर, एंड कॉजेज चेंज इन द सिस्टम ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड मैं कोशिश ये करूँगा कि इस लेक्चर को जितना कंसाइज, जितना छोटा बना सकूँ उतना छोटा बनाऊँगा। ठीक है, और टॉपिक्स भी हर टॉपिक कवर होगा। और अगर किसी को क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ अलग से चाहिए तो बता देना, कमेंट कर देना। मैं उस पूरे लेक्चर, जो भी एक लेक्चर होगा 2 लेक्चर होगा, उसमें बस क्वेश्चन ही आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन क्या क्या आने वाले हैं और सोल्व करेंगे। ठीक है, हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, और एक और अनदर केस आता है हमारे तरफ को। ठीक है, एंड सब लोग बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि लेक्चर्स वगैरह एग्ज़ाम टाइम पे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो पढ़ लेना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, भले ही पढ़ो ना तो पता होना चाहिए कि क्या क्या आ रहा है, टॉपिक भी तुम वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, कि तुम्हें जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा पूरे लेक्चर में से, वो टॉपिक तुम देखो और पढ़ो। बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। मान लीजिए हमने ट्रांसफ़र करा सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट का, जिसे हम क्यू कह रहे हैं, टू द सिस्टम की तरफ करा, इस टेम्परेचर वुड इंक्रीज़ करेगा बाय सर्टेन वैल्यू, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा कि हमने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सिस्टम में दिया है। अगर हम सिस्टम में हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ तो करेगा, तो डेल्टा टी सर्टेन वैल्यू इंक्रीज़ हुआ, और टेम्परेचर टू द सिस्टम इंक्रीज़ बाय सर्टेन वैल्यू। तो डेल्टा टी हम सप्लाई कर रहे हैं क्वांटिफाइड ऑफ हीट, वो हमेशा क्यू के इक्वल होगा। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हमारा हमेशा हीट के बराबर होगा। जो भी चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है वही हमारा हीट के बराबर हो रहा है, और हीट जो भी रिक्वायर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, क्योंकि डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस वजह से अगर हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर गिरेगा तो हीट गिरेगी। और इन्हीं प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम हीट कैपेसिटी कांस्टेंट लेते हैं यहाँ पे, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, और डेल्टा टी को टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कहते हैं, और फिर लास्ट में हमारा फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल्स टू में C डेल्टा टी। ठीक है, इसके बाद में C निकालने के लिए C को इधर रखेंगे, Q बाय डेल्टा टी कर देंगे,
इसके बाद में डेल्टा टी को इसने 1 डिग्री माना है, तो सी हमारा क्यू के बराबर ही है, जैसे कि मैंने इस लाइन में तुम लोगों को बताया। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी इधर पे अलग से आया है, वो वाला डेल्टा टी की लाइन है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। डेल्टा टी वी मस्ट सप्लाई क्वांटिटी ऑफ हीट इज इक्वल टू क्यू, मतलब चेंज इन टेम्परेचर हीट के बराबर होगा। और सी जब हमारा क्यू के जब बराबर होगा जब हमारा टेम्परेचर 1 होगा या तो नेगलेक्टेड होगा, टेम्परेचर वहाँ पे कुछ मायने नहीं रखेगा जब। और हीट कैपेसिटी ये भी कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एज हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी में जो हीट की ज़रूरत है राइज करने के लिए टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हीट एनर्जी का राइज करने के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर बाय वाटर वेरियस राइज हीट कर रही है, मतलब राइज टेम्परेचर ऑफ 1 kg कॉपर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ओनली 387 जूल हीट लग रही है, वो भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन भी हो बुक में कि तुम पता लगा सकते हो कि कितना हीट लग रहा है उस इतने टेम्परेचर को राइज करने के लिए। ये निकालने का भी फॉर्मूला होता है, यहाँ से फॉर्मूला है ये जो हमारा ये जो दे रखा है इधर पे, इसको हम मानेंगे इधर पे Q, ठीक है। और अगर चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है, फाइनल और इनिशियल का कोई चक्कर दे रखा है, तो डेल्टा टी की जगह पुट कर देने का और तुम्हारा हीट कैपेसिटी आ जाएगा। इसके बाद में मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी को कैपिटल C से डिनोट करेंगे। इसमें जो भी ऊपर हमने हीट कैपेसिटी निकाली है अपॉन में जो भी मोल गिवन है, जैसे मान लीजिए मोल 1 मोल ऑफ वाटर गिवन है, तो यहाँ पर नीचे 1 लिख देना है और ऊपर वो सॉल्व करके मोलर हीट कैपेसिटी निकल जाएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ऊपर आएगा मोलर हीट कैपेसिटी जो निकाली है और अपॉन में वाटर का जितना मोलर मास होता है, जैसे 18 होता है तो 18 लिख के सोल्व करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी। इसके बाद में Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू में एक R इक्वेशन दे रखी है। ये इक्वेशन हम अदर सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। इसका भी इतना ही इंट्रो दे रखा है सिंपली, ठीक है। इसका भी इतना महत्व नहीं है। बाकी अगर इसका डेरिवेशन सीखना चाहते हो तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं इसका पूरा फुल डेरिवेशन अलग से वीडियो डाल दूँगा कि इसका ये डेरिवेशन है विदाउट एनी किसी भी सीरीज़ से हटा के, इसको मतलब डायरेक्ट वीडियो में डाल दूँगा मैं कि ये Cp माइनस Cv का डेरिवेशन है, ठीक है। अगर अभी कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट डे भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, देख के ही पता लग रहा है। रिवर्सिबल जो वापस से इनिशियल स्टेट पे आ जाए और इरिवर्सिबल जो इनिशियल स्टेट पे आए नहीं, फाइनल पे ही जाके फंस जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस ले रहा है, ये सिलेंडर फिटेड है, इसमें पिस्टन पाए गए हैं फ्रिक्शनलेस और मासलेस, एज होल सिस्टम प्लेस्ड इन थर्मोस्टेट एट टेम्परेचर T कैपिटल T, गैस ऑक्यूपाई कर रही है इसकी वॉल्यूम 1, ठीक है, एट इनिशियल प्रेशर पे जो कि इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एंड प्रेशर जो भी है एक्सर्ट हो रहा है हमारे बाय मास के थ्रू ऑन पिस्टन पे, ये एक्सर्ट हो रहा है प्रेशर, ठीक है। ऐसे एक्सर्ट बाहर की तरफ में निकल रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि प्रेशर हमारा ये P1 है। जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना स्टार्टिंग में, उसे P1 मान लेते हैं हम। नाउ हम 1 kg मास रिमूव कर देते हैं पिस्टन पे से। हमने 1 kg मास ये मान लीजिए 1 kg मास है, इसको हमने हटा दिया, ठीक है, बाहर कर दिया। फिर जो प्रेशर रिड्यूस होगा ना, वो जो भी प्रेशर रिड्यूस हुआ है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, और जो बाद में जो प्रेशर आता है ना रिड्यूस होके, उसे हम प्रेशर 2 कहते हैं। तो गैस को हम वुड एक्सपेंड करने के लिए, गैस को जब हम एक्सपेंड करेंगे ऊपर की तरफ में, जब एक्सपेंड हो जाएगी क्योंकि वेट कम हो गया ना पिस्टन का, तो एक्सपेंड जब होगी गैस तो हमारा वॉल्यूम जो एक्सपेंशन में आएगा उसे V2 कहेंगे, अगेंस्ट अपोजिट प्रेशर 2, एंड प्रोड्यूस कर रहा है वर्क W1। यहाँ पे इसका एक इक्वेशन दे के आ रहा है, वर्क इज इक्वल्स टू W1 जो कि सिस्टम के द्वारा हो रही है, डन बाय सिस्टम, इज इक्वल्स टू माइनस P2 इसलिए हो रहा है क्योंकि रिड्यूस होके आ रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में अपोज कर रहा है उसको। V2 माइनस V1 चेंज हो रहा है वॉल्यूम, स्टार्टिंग में कुछ था और फाइनल में कुछ है, फाइनल में ज़्यादा है, स्टार्टिंग में कम था, तो V2 माइनस V1। फिर हम इससे इक्वेशन को
ट्राई कर रहे हैं रिवर्स करने की, तो हमने वापस से 1 kg मास रखा पिस्टन पे और जब वापस से रिड्यूस करके मतलब इंक्रीज़ करके देखते हैं हो जाए तो इन दिस केस गैस वुड अंडरगोस कंप्रेशन के अंदर चली जाती है। गैस अपोज कर दिया है प्रेशर P1 को 1 atm प्लस प्रेशर ड्यू टू 1 kg मास के चक्कर में। तो जो कंप्रेशन होता है ना हमारा वर्क का W2 आता है जो सराउंडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। जो भी हमारा माइनस प्रेशर अपोजिट में हो रहा है उसके P1 जो भी अपोजिट पे हो रहा है क्योंकि हम बैक कर रहे हैं उसको 1 kg को, तो P1 हमारा अपोजिट में माना जाएगा इसमें P2 की जगह, तो वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम उसे वापस लेके जा रहे हैं तो सारा काम उल्टा हो रहा है, तो उस पर नेगेटिव में शो करेगा, तो V1 माइनस V2 हो जाएगा इसका इक्वेशन का इधर पे। इसके बाद हम फाइनल की बात करते हैं। तो इधर पे दे रखा है ब्रिंग बैक टू इनिशियल स्टेट आर नॉट इक्वल, लेट अस कंप्यूट वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस पीछे पड़ा, मतलब वो इनिशियल प्रोसेस में आ जाता है बट ना पूरी एक्यूरेट तरीके से नहीं आ पाता, ठीक है। स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 1 वापस से, ठीक है। W साइक्लिक दे आया है W1 W2 प्लस कर देंगे एडिशन, पता लग जाएगा कि क्या आ रहा है साइक्लिक में। W1 क्या था माइनस P2 V2 माइनस P1, और ये क्या था W2 माइनस P1 V1 माइनस V2, और ये माइनस में क्यों है क्योंकि ये भी अपोजिंग था ये भी अपोजिंग था। अब इधर पे हमने क्या करा माइनस वाला आगे रखा P2, ठीक है। इसको एज इट इज़ ऐसे ही रख दिया, और इसको आगे रखने के लिए माइनस माइनस इधर आके प्लस हो गया, V2 कॉमन प्लस और V1 माइनस, ठीक है। जो प्लस क्या था माइनस हो गया और जो माइनस क्या था वो प्लस हो गया, समझ गए। यहाँ से कॉमन मैथमेटिक्स है। फिर W साइक्लिक की बात करिए, W साइक्लिक में क्या हुआ V2 माइनस V1 कॉमन ले लिया और इधर पे हमारा आ जाएगा P1 माइनस P2, क्योंकि ये माइनस का तो माइनस का बाद में लिखा है, ठीक है। तो जो भी W साइकिल का हमारा रिजल्ट आ रहा है ना वो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि हमारा वर्क कुछ तो लग रहा है भाई, दोनों का इनिशियल से आया है वापस अलग है, बट कुछ तो वो काम हुआ ही है, भले ही थोड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब उसने शेयर्स भेजे हैं बाहर फाइनल के लिए, और वो शेयर्स लौट के आधे रास्ते पहुँचे, आधे रास्ते में वो शेयर्स ने काम दिखाया, तो आधे में जो दिखाया ना वो भी पॉजिटिव है, भले ही 1% क्यों ना हुआ हो काम हमारा। इसके बाद में ज़ीरोथ लॉ की बात करते हैं। ज़ीरोथ लॉ मैंने डायग्रामेटिकल फॉर्म से समझाने की कोशिश करी है, कोई डेफिनेशन नहीं लिखी क्योंकि मैं इसे तीसरी बार समझा रहा हूँगा, ठीक है। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का पहले लॉ से बाद में बना था, इसलिए इसको ज़ीरोथ लॉ लिखा गया क्योंकि सेकंड थर्ड क्रिएटेड थे ऑलरेडी, तो उनको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना था, तो उन्होंने इसका नाम ज़ीरो लगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहले देना चाहिए था। इसमें A और B दो बॉडीज़ है वो सेपरेटेड है इंसुलेटेड पार्टीशन से, मतलब दोनों अलग अलग कलर के, बाद में ये इक्विलिब्रियम कलेक्ट कर लेते हैं सेम कलर का, ठीक है। और ये दोनों जो भी सेपरेट रहते हैं ये एडियाबैटिक वॉल से सेपरेट रहते हैं, ठीक है। ये एडियाबैटिक लिखा है, एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक वॉल लिखा है, ठीक है। स्पेलिंग एरर हो तो करेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इन्फॉर्मेशन सही रहती है, ठीक है। स्पेलिंग एरर हो सकता है। बाकी अपना जो सिस्टम सी है, इसने बाद में एक्सपेरिमेंट में सिस्टम सी भी ऐड करा। सिस्टम सी A और B दोनों से ही सेपरेट है, वो भी अपना आइसोथर्मल वॉल से दोनों से सेपरेट है। मतलब इसने देखा कि A और C दोनों कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और C और B भी दोनों कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो इसने देखा कि A और B क्यों नहीं कॉन्टैक्ट कर सकते भाई, वो भी कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। लास्ट लेक्चर में यही डाउट था कि ये दोनों क्यों नहीं करते, ये दोनों इसलिए ये दोनों भी करते हैं जब ये दोनों इसके साथ इक्विलिब्रियम स्टेज कवर कर ले। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेज कवर कर लेते हैं तो अपने आप ही तीनों इक्विलिब्रियम एरा कंटेन कर लेते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम में। तो ये था तुम लोगों का थर्मोडायनामिक्स का बेसिक एस्पेक्ट्स, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ लो, फर्दर हम आगे कंटिन्यू करते हैं यूनिट 2, ठीक है। इधर पे मैं 5-6 सेकंड रुकूंगा क्योंकि क्या कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा स्टार्ट करने के लिए थोड़ा स्टूडेंट्स वगैरह गैदरिंग हो जाए तो ठीक है, बढ़िया रहेगा। इसके बाद डायरेक्ट कंटिन्यू होगा यूनिट 2, ठीक है। एंड स्प्लिट लेक्चर मैं नहीं डालने वाला क्योंकि स्प्लिट लेक्चर का फिर मैं बाद में अपलोड करना मिस आउट कर देता हूँ, इसलिए, ठीक है।
तो 35 मिनट पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भी नया है फटाफट से आ जाइए एंड हम स्टार्ट करेंगे 35 मिनट पे। लेक्चर को कंप्लीट हुए 35 मिनट हुआ गया है, हाफ एन आवर में हमने लगभग कर दिया है कंप्लीट। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हीट मूवमेंट होता है, टेम्परेचर मूवमेंट। इंटरनल एनर्जी यू होती है, डेल्टा यू फाइनल माइनस इनिशियल होता है। एडियाबैटिक फोर्स लगती है इसमें इंटरनल एनर्जी में, तो डब्लू एडियाबैटिक आ जाता है इधर पे। हमारा U2 अगर स्मॉलर है U1 से तो ये वर्क हमारा नेगेटिव होगा, अगर U2 ज़्यादा है U1 से तो वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है। डेल्टा U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू माइनस डब्लू एडियाबैटिक, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या कहते हैं माइनस इस वजह से हुआ क्योंकि वो नेगेटिव था, और नेगेटिव इसलिए आएगा कि U2 हमारा छोटा है U1 से, ठीक है। अभी डायग्रामेटिकल फॉर्म से समझेंगे। एक कंटेनर U1 है, इसमें हमने वर्क डाला, वर्क डालने के बाद जो हमारा U2 है, U2 हमारा ज़्यादा आया, ठीक है। जब हमारा U ज़्यादा होगा तो वर्क हमारा पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन हमारा सिस्टम पे लगेगा। और U1 की बात जब हम करते हैं दूसरे में, U1 में कुछ नहीं करते, हम U2 से वर्क निकाल लेते हैं, तो हमारा जब U1 हमारा कम होगा, ये कम है स्टार्टिंग में ही, तो वर्क हमारा अपने आप नेगेटिव चल जाएगा, वर्क निकल जाएगा सिस्टम के द्वारा, ठीक है। डेल्टा U इज इक्वल्स में U2 माइनस U1 इज इक्वल्स में Q होता है, जिसमें वर्क नहीं लग रहा। देन वर्क ज़ीरो होगा। वो कैसे हुआ वो इस टॉपिक में पढ़िए, क्योंकि थोड़ा मैंने ये बाद में नोट डाउन करा है, ठीक है। जब हम सिस्टम की वॉल चेंज करते हैं, इनकी जो डायग्रामेटिकल है पीछे, इनकी जब हम वॉल चेंज करते हैं सिस्टम की, तो हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है सिस्टम में सराउंडिंग से, उसमें कोई भी वर्क डन नहीं लग रहा है सिस्टम में, ना ही सिस्टम के द्वारा कोई वर्क हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ में, तो ये जो सिस्टम है ये सेम रहेगा चेंज इन टेम्परेचर में। जैसे वो पहले जितना इसका टेम्परेचर था उतना ही अभी भी इसका ये टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसने क्यों ऐसे का ऐसे लिखा है। भले वो पहले कितना था और बाद में कितना था वो मायने नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि वर्क ही नहीं लग रहा उसमें। सिमिलरली अगर हम सिस्टम लॉस्ट करता है हीट टू सराउंडिंग, सिस्टम में हीट प्रोड्यूस कर रहा है, सराउंडिंग को लॉस्ट कर रहा है, अंडर सिमिलर कंडीशन इट वुड बी एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी पे खर्चा हो रहा है। वैल्यू ऑफ U2 हमारी स्मॉलर है देन U1 से। अगर U2 हमारी कम है U1 से तो हमारी हीट भी नेगेटिव में आएगी, ठीक है। वर्क भी नेगेटिव में आता है और हीट भी नेगेटिव में आती है। इज़ डेट क्लियर? ओके, हमें क्लियर है सब, ठीक है। तो तुम चाहो तो इसका साथ में नोट कर सकते हो, बाकी और चॉइसेस स्क्रीनशॉट वगैरह। इसके बाद में यहाँ पे जब ये U2 छोटा होगा तो Q माइनस में आएगा, नो वर्क डन यहाँ पे भी लग रहा है। फिर अगर हम हीट डालेंगे सिस्टम 1 के अंदर तो U इंक्रीज़ होगा, हीट बढ़ेगी गिवन टू द सिस्टम, और अगर सिस्टम से निकाल देंगे तो U हमारा कम हो जाएगा, हीट भी हमारी कम हो जाएगी। फिर ऐसे ही बात करते हैं इनका एज ए टोटल। अगर वर्क डाल रहे हैं हम सिस्टम 1 में, स्टेट 1 में, देन फिर हीट भी डाल रहे हैं उसमें, इसके बाद में हमारा क्या कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा होगा इंटरमीडिएट से। तो फॉर्मूला हमारा आता है डेल्टा U चेंज इन स्टेट U2 माइनस U1 Q प्लस W, ठीक है। और चेंज इनका हमारा Q प्लस W आया, Q इसमें डाला और W इससे डाला, ठीक है। फिर इसके बाद में डेल्टा U इज इक्वल्स में Q प्लस W हमारी इक्वेशन बन के इधर पे आई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंडर में। इसके बाद में स्टेट और पाथ फंक्शन की बात करते हैं। स्टेट फंक्शन हमारे करंट स्टेट पे डिपेंड करते हैं, जो भी करंट स्टेट होती है। इसमें इंटरनल एनर्जी भी डिपेंड करती है स्टेट ऑफ सिस्टम पे, और पाथ फंक्शन में हीट और वर्क पे डिपेंड करता है पाथ फंक्शन, ठीक है। स्टेट 1 टू स्टेट 2। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ में ये होता है एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
इसके बाद में इसके केसेस आते हैं, मतलब हमें 3 केसेस बनाए के दिए गए हैं इसमें। बस हमारा इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल में क्यू प्लस डब्ल्यू आना चाहिए जब भी वो प्रूफ मानी जाएगी। पहले में हमने हीट डाली, फिर इंटरमीडिएट ज़्यादा हो गया, फिर हमने लास्ट में वर्क को निकाल दिया, जिसके कारण इंटरमीडिएट फिर भी ज़्यादा ही था, तो माइनस डब्ल्यू हुआ क्योंकि डब्ल्यू निकाला, क्यू का क्यू तो था ही। सो इधर पे इक्वेशन को अगर रीअरेंज करेंगे तो हमारी यही इक्वेशन आ जाती है। इसके बाद में अगर हम वर्क डालते हैं और हीट निकाल देते हैं तो भी सेम सिचुएशन आती है हमारे इधर पे। इसके बाद में हमने दोनों चीज़ें डाल के देखी इक्वेशन में, तो हमारा फाइनल इक्वेशन ज़्यादा आया इस बार, और हमारा सब कुछ पॉजिटिव में से हुआ। स्टार्टिंग में ही हमें कुछ रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद में हीट चेंज हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करेंगे। क्यू हमारा हीट है, एम मास है, और ये सी हीट कैपेसिटी है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। स्टेट 1 V1 से T1 और स्टेट 2 तक जा रहा है V1 से T2। V हमारा कांस्टेंट है वॉल्यूम, जो कि टॉपिक में ऊपर दे रखा है। टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, वेरी कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। QV या DQV ले सकते हो, इन्फिनाइट सिंबल चेंज हो रहा है इसमें, मतलब डेरिवेशन वगैरह लग रही है। तो यहाँ पे DU इज इक्वल में DQ प्लस DW, DU हमारा DQV हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। DQV को इधर रखेंगे DU, और PdV मतलब इसमें जो वर्क डन है, वर्क डन की वैल्यू PdV होती है। ये इन्वॉल्व कर रहा है इन द प्रोसेस, वर्क हमारा इन्वॉल्व कर रहा है इस प्रोसेस पे, मतलब वर्क हमारे स्टार्टिंग में डालते हैं, ताकि क्या कहते हैं अपना सिस्टम बढ़िया तरीके से काम करे। फिर दोनों साइड dt से डिवाइड कर देंगे, इस साइड भी डिविजिबल कर दिया, इस साइड भी डिविजिबल कर दिया, वर्क था एट कॉन्स्टेंट dV इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। कोई भी वर्क काम नहीं करेगा तो PdV को हटा देंगे, कुछ काम का नहीं है ये। तो DQV बाई dt, V पे कर रहे हैं हम डेरिवेशन, तो V को बाहर रखेंगे, dV बाई dt, ठीक है। फिर DQV बाई dt हमारा C होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट V, और ये हो गया DU बाई dt, ये DU बाई dt है, ठीक है, DV नहीं है, वो DU बाई dt है। अब ये कैसे आया CV लाने के लिए, मतलब Q है हमारे पास, यहाँ पे U बाई T है, स्टार्टिंग में U बाई T है इज इक्वल्स टू C, ठीक है, C T इज इक्वल्स टू में U। अब U हमारा इंटरनल एनर्जी है, H से भी डिनोट कर सकते हैं, Q से भी डिनोट कर सकते हैं, पीछे हीट कैपेसिटी वाले टॉपिक में हमें दे रखा था, ठीक है। मतलब ये मैंने हीट कैपेसिटी का बताया जो ये यहाँ से आया है, ठीक है। फिर DU इज इक्वल्स टू में CV, इसको रीअरेंज करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, DU को अकेला रखेंगे। फिर क्या करेंगे, DU हमारा चेंज तो हो ही रहा है, तो डेल्टा U लिख दो साफ साफ, और V का V लिख दो, और ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटीग्रल लगा दो, T2 माइनस T1 वेरी कर रहा है, C1 CV को बाहर रखेंगे। फिर इसके साथ में इंटीग्रेटिंग करेंगे और लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, लिमिट्स अप्लाई हो चुकी है हमारी, इंटीग्रेटिंग हो चुका है। फिर T2 माइनस T1 है तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T लिख देंगे। ये यहाँ पे फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। और डेल्टा UV को हम कह सकते हैं QV कह सकते हैं, तो QV इज इक्वल्स में CV डेल्टा T, और हमारे पास CV निकल के आया है QV इज बाय में डेल्टा T। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो आप स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए, अपने आप क्लियर होगा 2 बार में, क्योंकि पहली बार में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, दूसरी बार में अपने आप क्लियर हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में। हीट चेंजेस हो रही है कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी पे इस बार। QP इज इक्वल्स में डेल्टा UP P डेल्टा V, P डेल्टा V क्या कहते हैं प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम पे हो रहा है, ठीक है। और डेल्टा UP मतलब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है, कम हो रही है, हीट वैसी वैसी है, ठीक है। स्टेट 1 से स्टेट 2 वेरी कर रहा है, ठीक है। देख लो क्या बढ़ रहा है इसमें सारे बढ़ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हमने ऐसे लिखा U2 माइनस U1, QP को QP माइनस P लिख दिया, ठीक है, ओके। मतलब QP को QP लिखा और P को हमने लिखा V2 माइनस V1, ठीक है। वो थोड़ा मिक्सड अप था इधर, बट इधर से इक्वेशन से वेरी करोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में P को इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस पी वी टू और इज इक्वल्स प्लस में माइनस माइनस प्लस पी वी वन, ये यहाँ पे दे रखा मैंने। फिर इधर में क्यू पी, इसको इस साइड ले जाएंगे प्लस में। कैसे ले जाएंगे देखो, यू टू है, इसको इस साइड ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। माइनस यू वन है, अभी इधर माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस पी वी वन, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे आएगी है। और जो हमारी नई स्टेट फंक्शन होगी ना, उसे हम इंथैल्पी कहेंगे। न्यू स्टेट फंक्शन इज कॉल्ड इंथैल्पी। फिर एच यू पी वी, फिर यहाँ पे क्यू पी की बात करी गई है, मतलब एच को क्यू पी से कर सकते हैं क्योंकि क्यू हमारा हीट के फॉर्म में माना जाता है। और फिर एच टू माइनस एच वन चेंज इन हीट आ जाता है। फिर डी क्यू डी यू प्लस में पी डी वी हमारा जो वर्क लग रहा है उस पर। फिर दोनों साइड डी टी से डिवाइड कर देंगे, जैसे सिमिलर पीछे इक्वेशन में हमने करा। ये तीनों को ऐसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे वर्क लग ही रहा है, पिछली बार नहीं लग रहा था। फिर यहाँ पे वर्क लग रहा है हमारा, तो क्या कहते हैं अपना डी यू प्लस पी डी वी डी एच होता है। यहाँ साइड में इक्वेशन में करके दिखाया मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे सोल्व कर देंगे। सी पी इक्वल्स में डी एच बाई डी टी पी आ जाएगा। फिर अपना डी टी को उधर भेज देंगे, वैसे इंटीग्रेट करेंगे टी टू माइनस टी वन, फिर सी पी टी डेल्टा टी आ जाएगा हमारे पास। और इस साइड में इक्वेशन दे रखी है, डेल्टा एच को क्यू पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू पी इक्वल्स में सी पी डेल्टा टी इधर पे हमारा आ गया है आंसर, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर नहीं है तो एक बार आप वापस से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ 5 सेकंड के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। द मेन इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर हुज कम्स मल्टीपल टाइम्स इन योर एग्ज़ाम टर्म एंड एग्जामिनेशंस, ठीक है। सी पी माइनस सी वी का रिलेशनशिप, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम लोगों को बताया कि सी पी माइनस सी वी का रिलेशनशिप देखना है तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा अलग से वीडियो में। बट इसमें पूरे लेक्चर हो रहा है तो पूरे लेक्चर में ये टॉपिक भी है। तो सी पी इक्वल्स टू में हमने पढ़ा डी एच बाई डी टी, पी कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट पे, इक्वेशन 1। सी वी इक्वल्स टू में डी यू बाई में डी टी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट पे। फिर हमने देखा एच इज इक्वल्स टू में पी यू, मतलब यू प्लस में पी वी दे रखा है हमें, ठीक है। फिर हमने माना कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल्स टू में आर टी। एन का कोई रोल नहीं है क्योंकि अमाउंट वगैरह मास वगैरह का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। एच इज इक्वल्स टू में यू प्लस में आर टी, पी की जगह में हमने पी वी की जगह में हमने आर टी रखा, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें होंगी, तो टेम्परेचर को हम नहीं लिखेंगे। टेम्परेचर इन सबको अपनी जगह भेज रहा है एज अ फाइट करने के लिए। डी एच बाई डी टी डी यू बाई डी टी प्लस आर। अब डी एच बाई डी टी को हमने क्या कहा था, सी पी, और डी यू बाई डी टी को सी वी और प्लस आर। तो ये हो जाएगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू में आर, रीअरेंज करने के बाद, ठीक है। और ये इसी से माइनस लिए हो रहा है क्योंकि सी पी हमारा ग्रेटर है, बड़ा है सी वी से, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये इसकी इक्वेशन है, देख लो भाई फटाफट से। अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना बाद में डाउट्स में, ठीक है। अपना डाउट्स कमेंट में कर देना क्या क्या टॉपिक से, एक डाउट से रिलेटेड वीडियो हम बना देंगे, या लाइव क्लास ही होगा क्योंकि डाउट से रिलेटेड जिसको डाउट होगा वो डाउट लाइव स्ट्रीमिंग में ही क्लियर होगा, लाइव क्लास पे। सब अपना डाउट देख लेना क्या क्या है, अगर जो मैंने पढ़ाया है उससे भी और जो नहीं पढ़ाया है उससे भी। इसके बाद में रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन दे रखा है, इसमें पी वन वी वन टी दे रखा है, पी वन माइनस में डी पी, मतलब क्या कहते हैं वो इंटीग्रल वाला जो है ना वो हमारा छोटा है प्रेशर से, ठीक है। और वी वन इज इक्वल्स में डी वी वन क्या है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है वॉल्यूम की फॉर्म में, और टेम्परेचर हमारा सेम है। डी डब्ल्यू डैश वर्क डन दूसरा दे रखा है हमें यहाँ पे, माइनस पी वन और माइनस है डी पी, पी वन में से डी पी माइनस हो रहा है। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो वी वन डी वी वन और माइनस वी वन, तो वी वन से वी वन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लेंगे, बाहर ही होगी,
P1 माइनस में DP और DV1, ठीक है। फिर DW क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो ऊपर दे रखा था ये आ जाएगा एज इट इज़, 1 को 1 हटा दिया हमने, ठीक है। फिर सम लगाएंगे, सम का साइन करके सम करेंगे इन सब का बढ़िया तरीके से। मैथमेटिकल इक्वेशन से मैथमेटिकल स्टूडेंट्स इनको फटाफट से कर सकते हैं जिनके पास मैथ्स थी स्कूल टाइम पे। P माइनस में DP और DV, ठीक है। ये यहाँ पे ये एलोंगेटेड ब्रैकेट है, जो मतलब होते ना ये वाले क्लोज वाले, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। फिर चेंज हो रहा है DW, वॉल्यूम तो है ही, वॉल्यूम के फॉर्म में V2 माइनस V1, ये जो हो रहा है यहाँ पे DW की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। पुट करने के बाद PDV माइनस में DPDV, फिर V2 इंटीग्रल कर देंगे PDV। D हमने निकाल दिया क्योंकि इंटीग्रल करने का वक्त आ गया है, तो D किसी काम का नहीं रहता है, इंटीग्रल में छोटा होता जाता है, जो भी एक्सपेंशन फॉर्म्स होती है वो सब। इसके बाद में वर्क मैक्स निकालेंगे, W मैक्स। लिमिट्स हमने ले रखे इंटीग्रल V2 V1 PDV। फिर आइडियल गैस इक्वेशन प्रेशर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इस मतलब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, P इज NRT बाई V, ठीक है। P यहाँ पे दे रखा है, P की जगह वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, NRT बाई V DV। NRT को बाहर रखेंगे, DV बाई V को अंदर रखेंगे। DV बाई V जब जिससे सोल्व करेंगे तो ln V2 बाई V1 हो जाएगा। फिर इसके बाद में NRT ln को बनाने के लिए 2.303 वैल्यू रखेंगे तो log हो जाएगा। log होने के बाद P1 V1 इसी को P2 V2 हो जाएगा। फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में सोल्व करने के लिए V1 हमारा V1 के सामने आएगा, V1 के सामने आएगा हमारा P2 और P1 के सामने आएगा V2। V1 के सामने आएगा P2 और V2 के सामने आएगा P1, ठीक है, मतलब एज अल्टरनेटिव में, ठीक है, अल्टरनेटिव में आएगा सामने P1 V2 और P2 V1, ठीक है। फिर V मैक्स हमें दे दिया P1 बाई P2, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ये यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया V मैक्स के लिए। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले लो और पीछे वाला पीछे से नोट कर लेना वापस से, ठीक है। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एज इट इज़ सोल्व करके दिखा रखा है मैंने पहले से, तो तुम लोग फटाफट से देख सकते हो कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। बस मेरे को बताने की ज़रूरत है क्या मैंने वैल्यू कहाँ से लाई, कहाँ से पुट करी और क्या करा, ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी कि सिस्टम का एक्सपेंशन करना इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। DU इज इक्वल्स में DW एडियाबैटिक, DU इज इक्वल्स में माइनस PDV, ठीक है। DW आ रहा है तो PDV तो आना बनता ही है कि वर्क डन लग रहा है, ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन इतना ही है, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट एक बार इसकी डेफिनेशन रीड कर लेना। रिलेशनशिप टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या है एडियाबैटिक के लिए? टेम्परेचर और वॉल्यूम का देख लेते हैं। DU CVDT, ठीक है, DU इज इक्वल्स में CVDT। CVDT कैसे आया? अब पीछे मैंने कराया था उससे आया, लिखा हुआ है DU इज इक्वल्स में CVDT। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में हीट चेंजेस कांस्टेंट वॉल्यूम की इक्वेशन 6 में दे रखा है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करना था? CVDT DU की जगह वैल्यू पुट कर दो, पुट करने के बाद में P की जगह NRT DVY रख दो, रखने के बाद ये इतना हो गया CVDT और बाय T और NRD, मतलब टेम्परेचर को उधर भेज दो, ठीक है। NRDV बाय V, V1 T मतलब ये U1 T1 U2 T2, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस में। क्योंकि आइसोथर्मल होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, पर ये एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक में बस अपना क्या कहते हैं प्रेशर कांस्टेंट वगैरह रहता है। T इंटीग्रल में DT बाई T इधर से सोल्व हो जाएगा, NR को बाहर लेंगे, LN इधर से आ जाएगा। फिर वापस वही सेम प्रोसेस करेंगे, रीअरेंजिंग वाला, इनको रीअरेंज करेंगे। हाँ, यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा रीअरेंज करा मैंने इधर पे,
एन आर को इधर लिया है, और फिर एल एन टी टू बाई टी वन माइनस एल एन वी टू बाई वी वन और इज टू एल एन वी वन बाई वी टू, एल एन टी टू बाई टी वन सी वी बाई एन आर और एल एन वी वन बाई वी टू कर दिया। ठीक है, इधर पे यहाँ से सब मतलब अच्छे से समझ आ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। और वी वन बाई वी टू में इसको अपोजिट करके उस साइड में भेज दिया ताकि टेम्परेचर में थोड़ा वजन कम पड़े। फिर सब्स्टिट्यूटिंग कर देंगे एन इज इक्वल्स टू 1 और आर सी पी माइनस सी वी से कर देंगे ये एन को छोड़ेंगे, एन को 1 मान लिया, आर को यहाँ पे पुट कर दिया, सी पी माइनस सी वी करके वाई माइनस 1। तो ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन आ गया इधर पे। फिर टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन निकालने के लिए पी वन वी वन टी वन ये इधर पे रिलेशन निकालेंगे। इधर पे इनको इंटरचेंज कर देंगे वापस में। जैसे मान लीजिए V1 और V2 है, इनको साथ में रखेंगे। फिर P1 P2 और T1 बाय में P1 T2 करेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट टर्म आ जाती है इधर पे T2 बाई T1 V1 बाय V2 गामा माइनस 1। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे V1 और बाय V2 की वैल्यू पुट कर देंगे। देन वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास में ऑप्शंस आते हैं, इनको स्प्लिट कर देंगे हम। P वाला अलग लिख देंगे, T वाला अलग लिख देंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, हमें प्रेशर के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो प्रेशर को अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, T1 T2 Y आ जाएगा। फिर इधर पे अपना P वाला जो Y है ये गामा वाला, इसको इस साइड भेज देंगे तो अपोन में आ जाएगा। और फिर T1 P1 1 माइनस गामा बाय गामा, T2 P2 1 माइनस गामा बाय गामा, तो ये यहाँ से आ जाता है। ठीक है, बट ये इतना रिलेशनशिप पूछता नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत ही पूछता है बीच का डायरेक्ट सॉल्व करने वाला। इसने मतलब थोड़ा एलोंगेट करके दिखाया है आपको, बस आप डायरेक्ट कर देते हो, 1-2 स्टेप्स में ये हो जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एडियाबैटिक के लिए दे रखा है T2 T1 और P2 V2 बाय में P1 V1। ये भी सिमिलरली वैसे ही हो जाएगा, इसमें यहाँ पे ऐसे कर दिया। फिर क्या है P1 इसकी वैल्यू पुट करके V1 बाई V2 गामा माइनस 1 P1 बाई P2 V1 माइनस V2। ठीक है, गामा माइनस 1 फिर V1 बाई V2 और V1 बाई V2 गामा। मतलब इधर पे गामा माइनस 1 को सही करने के लिए तो उसे अल्टरनेट चेंज वगैरह करा तो गामा आ गया। तो P1 बाई P2 बाई P1 इसी केस में V1 बाई V2 गामा, पर P1 V1 बाई P2 V2 वाई। ठीक है, इधर प्रेशर और वॉल्यूम का भी रिलेशनशिप इधर पे निकल के आ गया है। सो इतना आप लोगों को आई थिंक क्लियर होगा।